हेलो मैं स्टूडेंट, क्या हाल है। मैं आपका केमिस्ट्री का फैकल्टी प्रेम कुमार सिंह आज फिर से आप लोग का ठाकुर सर एकेडमी आप पे स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर यूनिट का अगला लेक्चर जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं, काफी इंपोर्टेंट लेक्चर का, जिसमें हम लोग बात करेंगे बच्चा आज श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में। किसकी बातें करेंगे? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में। वो क्यों आया, कैसे आया, उसकी डेरिवेशन क्या है, उसकी सिग्निफिकेंस उसमें क्या है, वो सारी बातें आज हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आओ बिना विलंब के स्टार्ट करते हैं अपना ये इक्वेशन, अपना ये टॉपिक जिसमें हम लोग बात करेंगे बच्चा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की। थोड़ा सा पहले कहानी है, थोड़ा सा कहानी पढ़ लो, याद रखना, क्योंकि आप जब क्या होता है ना कि जब आप बीएससी में अगर आप लिखते हो सेमेस्टर में, तो आपको बहुत सारी चीजें शुरुआत से हिस्ट्री के साथ लिखनी पड़ती है ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिले। आपका एग्जामिनर, आप जो कॉपी चेकिंग करने वाले होते हैं, वो खुश हो जाए, ताकि बच्चों को ये सोचकर कि बच्चे के पास नॉलेज अच्छा है। और आपको पता है बीएससी में जनरली आपके डेप्थ को ही चेक किया जाता है कि आपको उस टॉपिक में डेप्थ कितनी है, क्योंकि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आप क्लास 11th में भी पढ़े होंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में, लेकिन वहां पर उस चैप्टर में ना आपको श्रोडिंगर इक्वेशन को ऊपर ऊपर पढ़ाया गया होगा। इसमें आपको इसके हिस्ट्री के बारे में, कहां से आया, क्यों आया और कैसे इसकी डेरिवेशन क्या है, ये भी पढ़ना है, जो कि 11th में डेरिवेशन आपको नहीं पढ़ना था। देखो है क्या, एक साइंटिस्ट थे एडविन श्रोडिंगर, 1936 में उन्होंने प्रपोज किया था एक सिंपल आइडिया दैट इफ द इलेक्ट्रॉन बिहेव्स लाइक अ वेव। देखो क्या आप लोग पढ़े होंगे डी ब्रोई हाइपोथेसिस, मैंने पढ़ाया है। डी ब्रोई हाइपोथेसिस में बच्चा क्या बोला गया था कि इलेक्ट्रॉन जब चलता है ना तो ये वेव की तरह चलता है। किसकी तरह चलता है? ये वेव की तरह चलता है। और ये भी बोला गया था कि इलेक्ट्रॉन का अगर वो वेव की तरह चलता है, और हमें पता है जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था उसमें क्या बोला गया था कि किसी भी अगर मान लो कोई मूविंग पार्टिकल है तो उस मूविंग पार्टिकल का किसी एक टाइम पे एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम बताना पॉसिबल नहीं है। तो अगर मान लो इलेक्ट्रॉन एक वेव की तरह चलता है अकॉर्डिंग टू डी ब्रोई हाइपोथेसिस, तो इसकी एग्जैक्ट पोजीशन को, जैसे मान लो ये एटम है, एटम में न्यूक्लियस होता है, इसके चारों बगल ये ऑर्बिट होते हैं, उसमें ऑर्बिटल होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो नील बोहर साहब का नाम क्या था? इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, और उन्होंने सारा पोजीशन वगैरह भी मेंशन करने की कोशिश किया था। लेकिन डी ब्रोई आने के बाद बोला कि इलेक्ट्रॉन चूंकि वेव की तरह मूव करता है तो वेव का एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते हैं, तो किसी ऑर्बिट के अंदर, एटम के ऑर्बिट के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कहां है इसकी एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बताई जा सकती है। तो उसी को बताने के लिए आए थे हमारे श्रोडिंगर साहब। उन्होंने बोला अच्छा चलो ठीक है, हम ये तो नहीं बता सकते हैं कि एग्जैक्ट पोजीशन क्या है इलेक्ट्रॉन का, लेकिन हाँ किसी भी एटम के ऑर्बिट के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना कहां पे सबसे अधिक है उसको हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन एग्जैक्ट कहां है ये नहीं बता सकते हैं, लेकिन ये जरूर बता सकते हैं कि किसी भी एटम के ऑर्बिट के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे अधिक कहां पे है। तो वही बात यहां लिखा हुआ है कि एडविन श्रोडिंगर इन 1926 प्रपोज्ड अ सिंपल आइडिया दैट इफ द इलेक्ट्रॉन बिहेव्स लाइक अ वेव, अगर इलेक्ट्रॉन वेव की तरह बिहेव करता है, इट शुड ओबे द क्लासिकल इक्वेशन ऑफ वेव मोशन। तो वो पक्का जो शुरुआत में जो वेव मोशन का एक इक्वेशन आता था शुरुआती टाइम में जो साइंटिस्ट लोग दिए थे उसको वो फॉलो करता होगा। On substituting de Broglie wavelength into the classical wave equation, Schrodinger obtained an equation that described the three-dimensional wave motion of the electron. This equation popularly known as Schrodinger wave equation. यानी कि श्रोडिंगर साहब ने बोला, जब डी ब्रोई साहब ने ये बात बोला कि इलेक्ट्रॉन हमारा एक वेव है, तो श्रोडिंगर बोले अच्छा ठीक है, चलिए आपने कहा इलेक्ट्रॉन एक वेव है, तो अगर ये वेव की तरह बिहेव करता होगा तो ये पक्का जो क्लासिकल वेव इक्वेशन था उसको फॉलो करता होगा। और उन्होंने वहीं से दिमाग लगाया और उस क्लासिकल वेव इक्वेशन में, अब वो क्लासिकल वेव इक्वेशन क्या था अभी बताते हैं आगे, उस क्लासिकल वेव इक्वेशन में उन्होंने डी ब्रोई का जो है वेवलेंथ था ना, डी ब्रोई वेवलेंथ क्या था याद है? डी ब्रोई वेवलेंथ याद है? डी ब्रोई हाइपोथेसिस पढ़ाए थे ना, तो वो बच्चा याद रखो, वो याद रखो, अगर याद रखोगे तो ही काम आएगा। ठीक, तो डी ब्रोई वेवलेंथ को उन्होंने, अगर याद करोगे तो आगे चैप्टर और आसान लगेगा। ये सब जितनी पीछे चीजें पढ़ाए हैं उसको याद करो तो आगे का चीजें आसान लगेगा। उन्होंने डी ब्रोई वेवलेंथ को उस क्लासिकल वेव इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके एक नया इक्वेशन बनाया, जो इक्वेशन किसी इलेक्ट्रॉन का तीनों डायरेक्शन में यानी कि एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में और जेड एक्सिस में मोशन को एक्सप्लेन करता था। और उसी इक्वेशन को पॉपुलरली किस नाम से जाना जाता है बच्चा? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के नाम से जाना जाता है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के नाम से जाना जाता है। ये था हमारा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के आने के पीछे का कहानी। वापस समझो क्या बोले।
1926 में 1926 ईस्वी में एडविन श्रोडिंगर नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने डी ब्रोई हाइपोथेसिस का जो एक कंसेप्ट था कि इलेक्ट्रॉन एक वेव है, उस पे सोचा। उन्होंने बोला अच्छा चलिए मान लेते हैं डी ब्रोई साहब कि इलेक्ट्रॉन एक वेव है, तो अगर इलेक्ट्रॉन एक वेव है तो फिर जो क्लासिकल वेव इक्वेशन था, अब आप बोलोगे सर ये क्लासिकल वेव इक्वेशन क्या था, अभी आगे बताते हैं। वो क्लासिकल वेव इक्वेशन को तो वो फॉलो करता होगा, तो उन्होंने क्या किया, उस क्लासिकल वेव इक्वेशन में डी ब्रोई साहब का जो वेवलेंथ का फॉर्मूला था, उस वेवलेंथ इक्वेशन को पुट करके एक नया इक्वेशन तैयार किया। जो नया इक्वेशन किसी इलेक्ट्रॉन के 3 डायमेंशनल मोशन को एक्सप्लेन करता था, यानी कि इलेक्ट्रॉन एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, जेड एक्सिस में उसका मोशन कैसा होगा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं 3 डायमेंशनल मोशन, इसको एक्सप्लेन करता था। और इसी इक्वेशन को पॉपुलरली किस नाम से जाना जाता है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से। इक्वेशन है क्या ये देखो, फिर इसकी डेरिवेशन भी बताते हैं। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है बच्चा, जो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होता है डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर फाई अपॉन, इसको हम लोग फाई बोलते हैं बच्चा, डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाई अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाई अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एन स्क्वायर ई माइनस भी फाई, ई माइनस भी फाई इजकल टू 0। ये था बच्चा अपना श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ये था अपना श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अब इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में ये जो पॉइंट आया है, ये क्या सब एक्सप्लेन करता है, इसकी हम लोग बातें करते हैं। इसमें एक्स वाई जेड क्या है बच्चा, एक्स वाई जेड है अपना स्पेस कोऑर्डिनेट, किसको हमारा कोऑर्डिनेट होता है ना, ये इसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो एक्स वाई जेड तुम्हारा इसी एक्सिस को क्या करता है, एक्सप्लेन कर रहा है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस को एक्सप्लेन कर रहा है। ई एम क्या है बच्चा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई क्या है उसमें टोटल एनर्जी, भी क्या है बच्चा पोटेंशियल एनर्जी, एच क्या है पोटेंशियल एनर्जी, एच है बच्चा प्लैंक्स कांस्टेंट। ये गड़बड़ा गया यहां, एक सेकेंड, एच है बच्चा यहां, एच है यहां प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट। एच है बच्चा यहां प्लैंक्स कांस्टेंट। और फाई किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चा, फाई रिप्रेजेंट करता है एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रॉन वेव एंड इज कॉल्ड वेव फंक्शन। सुनो, वेव कैसे चलता है, वेव चलता है बच्चा इस प्रकार से, इस प्रकार से वेव चलता है। अब इस पोजीशन को, ये जो लाइन हम बनाए हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मीन पोजीशन। मीन पोजीशन के जो सबसे जो हाई देखो, और ये जो उठा हुआ पोर्शन है इसको क्रेस्ट बोला जाता है, और जो ये धसा हुआ पोर्शन है बच्चा इसको ट्रफ बोला जाता है। तो जो क्रेस्ट का मैक्सिमम हाइट होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। या जो ट्रफ का ये मैक्सिमम डेप्थ है इसको भी क्या बोला जाता है बच्चा, एम्पलीट्यूड बोला जाता है। तो ये जो आपका वेव श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है उसमें जो ये फाई है, ये फाई रिप्रेजेंट करता है इसी एम्पलीट्यूड को, या इसी को हम लोग वेव फंक्शंस के नाम से भी जानते हैं। फाई को हम लोग वेव फंक्शंस के नाम से भी जानते हैं। ये जो हमारा यहां बच्चा एन नहीं, यहां एच था, ये है ना, ये एच स्क्वायर है, ये है एच स्क्वायर, ठीक है, ये एच स्क्वायर है। तो ये जो हमारा वेव इक्वेशन है इसमें फाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चा, फाई यहां रिप्रेजेंट कर रहा है आपका एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव को। जो इलेक्ट्रॉन वेव की जो एम्पलीट्यूड होगी ना, मान लो इलेक्ट्रॉन चलेगा वेव के रूप में तो इसी प्रकार से चलेगा, तो ये जो एम्पलीट्यूड होता है इसको रिप्रेजेंट करता है फाई, या हम लोग बोल सकते हैं फाई को हम लोग वेव फंक्शंस भी बोलते हैं कि ये वेव फंक्शंस को बता रहा है। ठीक, ये आपका एक्स वाई जेड किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्स वाई जेड रिप्रेजेंट करता है एक्सिस को, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को। अच्छा, ये आपका एम किसको रिप्रेजेंट करता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, भी पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, एच प्लैंक्स कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस इक्वेशन में जो जो बातें थी, ये आपका श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होता है, जो कैसे आया, श्रोडिंगर साहब ने क्लासिकल वेव इक्वेशन में डी ब्रोई साहब के वेवलेंथ का फॉर्मूला अप्लाई करके ये इक्वेशन बनाया, और इसी इक्वेशन को यहां पे बताया गया है। ठीक है, अच्छा, अब यहां पे जो ये लिखा हुआ है बच्चा, डेल स्क्वायर फाई अपॉन डी वाई स्क्वायर, या डेल स्क्वायर फाई अपॉन डी जेड स्क्वायर, या डेल स्क्वायर फाई अपॉन
डेल एक्स स्क्वायर, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है बच्चा, ये रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है किसको? ये रिप्रेजेंट करता है डबल डेरिवेटिव्स, जिसको हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव्स बोलते हैं। सेकेंड डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सेकेंड डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू जेड। मैथ वाला बच्चा समझ रहा होगा, जो नहीं समझ रहा बायो वाला बच्चा, इसमें डेरिवेशन हम बताएंगे, हम सेकेंड डेरिवेशन कैसे होता है। सेकेंड डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू जेड, और ये रिप्रेजेंट करता है सेकेंड डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू वाई। ये जो डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर है, इसको बोलेंगे रिप्रेजेंट सेकेंड डेरिवेटिव्स ऑफ फाई विद रिस्पेक्ट टू वाई। इसको बोलेंगे सेकेंड डेरिवेटिव्स ऑफ फाई विद रिस्पेक्ट टू जेड। इसको बोलेंगे सेकेंड डेरिवेटिव्स ऑफ फाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये जो इक्वेशन था, ये जो इक्वेशन था, इस इक्वेशन में कौन चीज किसको रिप्रेजेंट करता है, वो एक एक चीज करके हम लोग जान गए। अब हम लोग इसके डेरिवेशन की बात करते हैं कि जो हमारा ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, इसका डेरिवेशन हुआ कैसे। आ जाओ, फोकस करो, समझने की कोशिश करो, तो यही याद हो जाएगा। एक दो बार कॉपी में लिख लोगे, क्योंकि इंपोर्टेंट टॉपिक है ये, आपके एग्जाम में ये आता है, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए गौर से समझने की कोशिश करना है इसको। सुनो, अब श्रोडिंगर साहब ने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों बगल मूव करता है अपने ऑर्बिट पे, तो ये वेव की तरह मूव करता होगा। किसके तरह? वेव की तरह मूव करता होगा। अब जो ये वेव की तरह मूव करता होगा, तो उन्होंने बोला, तुम लोग देखते हो कभी गिटार वगैरह बजाते हुए, मान लो एक स्ट्रिंग ले लो, रस्सी, उसको काफी टाइट बांध दो, और उसके बाद उसको एक बार उंगली से प्लग करो, तो क्या होगा, उसमें तुमको इस प्रकार से उस रस्सी का वेव दिखेगा। इस प्रकार से तुमको ये वेव की तरह चलता हुआ दिखेगा। तो श्रोडिंगर का कहनाम ये था कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों बगल रिवॉल्व करता है ना, जो हमारा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों बगल रिवॉल्व करता है, इसकी वेव भी सेम उसी तरीके से होती है जैसे एक स्ट्रिंग का वेव होता है। इस तरीका से, जैसे एक स्ट्रिंग का वेव होता है इस प्रकार से, उसी प्रकार से आपका इस इलेक्ट्रॉन का वेव भी होता है न्यूक्लियस के चारों बगल। और यहीं से उन्होंने डेरिवेशन स्टार्ट किया था। ये बात बोलने के बाद देखो, कोई जो वेव मोशन होता है ना, उस वेव मोशन का जो जनरल इक्वेशन होता है, वो साइन इक्वेशन के द्वारा दिया जाता है बच्चा। किसके द्वारा? साइन इक्वेशन के द्वारा। इसी को हम लोग क्लासिकल वेव इक्वेशन भी बोलते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं क्लासिकल वेव इक्वेशन। किसी भी वेव का जो वेव मोशन होता है, वो किसके द्वारा दिया जाता है? साइन इक्वेशन के द्वारा, इन वन डायरेक्शन, किसी एक डायरेक्शन में। मान लो मेरे पास ये तीन डायरेक्शन है, एक्स वाई जेड। कोई वेव एक्स एक्सिस में जा रहा है, तो इस वेव का मोशन एक्स एक्सिस में अगर बताना हो, तो हम लोग साइन इक्वेशन के द्वारा बताते हैं। इसी को हम लोग क्लासिकल इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं। अब ये साइन इक्वेशन क्या होता है? ये साइन इक्वेशन होता है बच्चा, फाई इजकल टू ए साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा। साइन इजकल टू फाई इजकल टू ए साइन एक्स, ए साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा। आपका जो ये साइन इक्वेशन है वो ये होता है। और ये साइन इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करता है? किसी वेव का एक एक्सिस के अलोंग मोशन। इसी को साइन इक्वेशन बोला जाता है। क्या? फाई इजकल टू ए साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा। यहां तक में कोई दिक्कत? इसमें जो ये ए है ना, ये ए आपका एक कांस्टेंट टर्म है। ए क्या है आपका? एक कांस्टेंट टर्म है। लैम्डा आपका है कौन सा? वेवलेंथ। लैम्डा क्या है यहां? वेवलेंथ। और फाई क्या है? एम्पलीट्यूड बोलो इसको, या इसको वेव फंक्शंस बोलो, अभी जस्ट बताए हैं। फाई क्या है? एम्पलीट्यूड या फिर वेव फंक्शंस। एम्पलीट्यूड या फिर वेव फंक्शंस, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हम लोग, ये जो साइन, अब इसी इक्वेशन को हम लोग आगे बढ़ा करके, इसी क्लासिकल वेव इक्वेशन को श्रोडिंगर साहब ने आगे बढ़ाया था, और बाद में डिब्रोय के वेवलेंथ को फार्मूला को उसमें पुट करके श्रोडिंगर वेव इक्वेशन डिराइव किया था। कैसे? सुनो, ये जो आपका साइन इक्वेशन है ना, इसका डबल डिफरेंशिएशन किया गया था। क्या किया गया था? इसका डबल डिफरेंशिएशन। अब बहुत सारे बच्चे को डिफरेंशिएशन, मैथ वाले बच्चों को तो पता होगा, बायो वाले बच्चों को नहीं पता होगा। तो अगर हम लोग बताएं, यहां पे गौर से समझना, देखो इस पूरे टर्म को, ये जो 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा है ना, इस पूरे को एक्स माना जाता है। इसको पूरा को क्या मान लो? एक्स मान लो। 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा को क्या मान लो बच्चा? एक्स मान लो। मान लिए एक्स, एक्स मान लिए। अगर इसका एक बार डेरिवेशन करें, तो ए तो आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेशन नहीं होता है, यानी कि डेरिवेशन के लिए डेल फाई अपॉन डेल एक्स कर दिए। मान लो एक्स एक्सिस के अलोंग हम इसका डेरिवेशन कर रहे हैं। ये जो साइन इक्वेशन है, इसको मान लेते हैं कि एक्स एक्सिस के अलोंग जो इलेक्ट्रॉन का मोशन था, उसको एक्सप्लेन कर रहा है। तो यहां जो हम लोग डेरिवेशन करेंगे, वो एक्स एक्सिस के अलोंग करेंगे। तो यहां पर हम लोग डेरिवेशन के लिए डी लगाएं या फिर डेल लगाएं, तो डेल फाई अपॉन डेल एक्स बराबर ए साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा, ये था। इसकी डेरिवेशन करते हैं, तो ए कांस्टेंट टर्म है,
पहले एक बार डेरिवेशन करते हैं सिंगल डेरिवेशन, फिर डबल डेरिवेशन करेंगे। तो सिंगल डेरिवेशन करेंगे इसका, तो ए का डेरिवेशन तो यही होगा, कांस्टेंट का डेरिवेशन होता नहीं है। अच्छा, अगर साइन एक्स के डेरिवेशन की बात करोगे, यहां फॉर्मूला हम थोड़ा सा बता देते हैं, यहां ध्यान रखना, डी फाई अपॉन डी एक्स साइन एक्स, इसका जो डेरिवेशन होता है ना, इसका होता है बच्चा कॉस एक्स। साइन एक्स का डेरिवेशन क्या होता है? कॉस एक्स। साइन एक्स का डेरिवेशन क्या होता है? कॉस एक्स। तो ये पूरा एक्स है, 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा, ये पूरा का पूरा एक्स मान लो, तो ये साइन एक्स हो गया, इसका डेरिवेशन क्या होगा? कॉस एक्स। वही यहां लिख दिए हैं। तो इसमें एक बार साइन का डेरिवेशन करवाओ, साइन एक्स का, और एक बार इस एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन करवाओ। डेरिवेशन का जो मैथ वाला बच्चा है वो बहुत अच्छे से समझ रहा होगा, बायो वाला बच्चा सुनो, फोकस करो मेरे तरफ। ये जो तुम्हारा फाई इजकल टू ए साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा है, इसकी पहले हम लोग सिंगल डेरिवेशन करवाएंगे। तो डेरिवेशन में एक कांस्टेंट है, इसकी डेरिवेशन कुछ नहीं होगी, तो ये ए लिखा जाएगा। अब साइन एक्स का डेरिवेशन करो, तो साइन एक्स का डेरिवेशन क्या होता है? कॉस एक्स। तो ये पूरा का पूरा टर्म कॉस एक्स लिखा गया। अब इसकी डेरिवेशन एक्स के रिस्पेक्ट में भी होती है, जो जो वेरिएबल है सब के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन करना है। एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन करोगे, ये पूरा एक्स है ना, इस पूरे एक्स में 2 पाई अपॉन लैम्डा, ये तो कांस्टेंट टर्म है, पाई कांस्टेंट होता है, लैम्डा कांस्टेंट होता है, तो 2 पाई अपॉन लैम्डा कांस्टेंट है, तो इसको बाहर कर दिए। और एक्स का डेरिवेशन 1 होता है, इस एक्स का डेरिवेशन कितना होगा? 1। देखो वापस यहां हम समझा रहे हैं, गौर से देखो, मेरे पास क्या है? डी फाई या डेल फाई अपॉन डेल एक्स बराबर ए, इसका डेरिवेशन करना है हमको, साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा, इसकी डेरिवेशन करनी है। तो इसका डेरिवेशन करो, कांस्टेंट टर्म है ये, तो इसका डेरिवेशन कुछ नहीं होगा, ए लिख दो। ये पूरा को एक्स मान लो बच्चा, तो साइन एक्स का डेरिवेशन कॉस एक्स होता है, तो इसको लिख दो कॉस 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा, लिख दिए। अच्छा, अब एक्स, इस एक्स के रिस्पेक्ट में भी इसका डेरिवेशन होगा, ये पूरा एक्स है ना, तो इसके रिस्पेक्ट में भी डेरिवेशन करो। इस एक्स में 2 पाई अपॉन लैम्डा तो कांस्टेंट टर्म है, तो इसको बाहर में लिख दो एज इट इज 2 पाई अपॉन लैम्डा। अब क्या बच गया इसमें? वेरिएबल एक्स बच गया, और एक्स का डेरिवेशन 1 होता है, तो इंटू 1 करोगे तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो इसको एज इट इज हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ए इंटू 2 पाई अपॉन लैम्डा कॉस 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा। तो ये सिंगल डेरिवेशन जब हम लोग करेंगे इस इक्वेशन का, किसका? ए साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा का, तो इसका डेरिवेशन ये आएगा, क्या आएगा? ए 2 पाई अपॉन लैम्डा कॉस 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा। ये एक डेरिवेशन के साथ आया, तो ये पहला डेरिवेशन हुआ इसका। अच्छा, हमको डबल डेरिवेशन करवाना है, अब एक बार इसकी डेरिवेशन करवाओ, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, लैम्डा डेल स्क्वायर फाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर फाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर, ये तो कांस्टेंट टर्म है, इसकी डेरिवेशन नहीं होगी। ये भी कांस्टेंट टर्म है, इसका भी डेरिवेशन नहीं होगा, तो एज इट इज लिख दो। अब आ गया cos x, तो cos x का डेरिवेशन क्या होता है बच्चा? cos x का डेरिवेशन होता है माइनस साइन एक्स। cos x का डेरिवेशन क्या होगा? माइनस साइन एक्स। cos x का डेरिवेशन क्या होता है? माइनस साइन एक्स। तो ये पूरा x मानो, इस पूरे को क्या मानना है? इस पूरे को क्या मानना है? x। तो इसका डेरिवेशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे? cos x का, तो माइनस साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा। यहां तक समझ गए? अच्छा, अब x के रिस्पेक्ट में भी डेरिवेशन करवाना है, ये पूरा x माने थे, इसका डेरिवेशन करवाएंगे। तो इस x में 2 पाई अपॉन लैम्डा कांस्टेंट है, तो इसको बाहर लिख दिए यहां पे, और x का डेरिवेशन 1 होता है, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, मैं यहां बता दे रहा हूं आपको। इसकी डबल डेरिवेशन करवानी है, इसकी। अब इसकी डेरिवेशन करवाओ, एक बार डेरिवेशन करवाए इसका, तो ये आया, फिर एक बार और डेरिवेशन करवाओ, तो क्या है बताओ मेरे पास? क्या है? तो डेल डी स्क्वायर फाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बराबर क्या है मेरे पास इक्वेशन? 2a इंटू 2 पाई लैम्डा कॉस 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा। अब इसकी डेरिवेशन करवानी है, तो देखो ये तो कांस्टेंट है a, इसका डेरिवेशन कुछ नहीं होगा, लिख दो। ये भी कांस्टेंट टर्म है, इसका भी डेरिवेशन कुछ नहीं होगा, लिख दो। अच्छा, cos x का डेरिवेशन होता है बच्चा माइनस साइन x। cos x का डेरिवेशन क्या होता है? माइनस साइन x, तो 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा, ये आ गया माइनस साइन x। अच्छा, x के रिस्पेक्ट में भी डेरिवेशन करना है, तो इस x में 2 पाई अपॉन लैम्डा तो कांस्टेंट है, तो इसको बाहर एज इट इज लिख दो, और x का डेरिवेशन 1 होता है, तो इंटू 1 कर दो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा बताओ? a इंटू 2 इंटू 2 4, और 4 2 जा 8, a इंटू माइनस 8 माइनस 2 2 जा 4 2 जा 8 8 पाई, ऐसे लिखो, चलो इस दोनों को एक साथ कर लो, a इंटू 4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर इंटू माइनस साइन 2 पाई
एक्स अपॉन लैम्डा। ये हो गया इसका डेरिवेशन, डबल डेरिवेशन। यानी कि जो क्लासिकल वेव इक्वेशन था, जो उसका डबल डेरिवेशन करवाए तो मेरे पास ये निकल के आ गया, ये इक्वेशन निकल के आ गया। जरा गौर से देखो, एक बार जरा गौर से देखो, क्या यही चीज यहां लिखा हुआ है? मल्टीप्लाई करके यही चीज यहां लिखा हुआ है, बोलो, है ना? तो यहां तक में कोई दिक्कत? क्लियर हुआ? सुनते चलोगे तो याद हो जाएगा, अगर सुनते हुए भी चलोगे तो पूरा अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलो आगे आओ, अब आ जाओ। तो मेरे पास ये इक्वेशन निकल के आया डबल डेरिवेशन से। अच्छा, अब मेरे पास ये जो वैल्यू है ना, ये a sin 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा, ये जो वैल्यू है अपने पास a sin 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा, a sin 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा, इसको हम लोग फाई लिख सकते हैं। इसको हम लोग क्या लिखते हैं बच्चा? फाई लिखते हैं। इसको अगर फाई लिखते हैं तो इसके जगह पे हम लोग फाई पुट कर दें तो मेरे पास क्या आएगा इक्वेशन? बताओ। मेरे पास इक्वेशन आएगा डी स्क्वायर फाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर -4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर इंटू फाई। इस पूरे को क्या लिख दिए यहां पे हम लोग? फाई लिख दिए। इस पूरे को क्या लिख दिया हम लोग यहाँ पे? फाई लिख दिए। अच्छा, अब इस पूरे टर्म को लेके इस तरफ आ जाओ। अगर इस तरफ लेके आओगे तो यहाँ माइनस से किस में आ जाएगा? ये प्लस में। तो आ जाएगा डी स्क्वायर या डेल स्क्वायर फाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर फाई अपॉन लैम्डा स्क्वायर बराबर 0। बराबर इधर आ जाएगा तो उधर 0 बचेगा। तो ये इक्वेशन यहां से निकल के आया मेरे पास। बोलो यहां तक में कोई दिक्कत? यहां तक में कोई दिक्कत? ये समझा कैसे हुआ? क्लियर है? इस पूरे को मान लिए फाई और उसके बाद इसको उठा के इस तरफ कर दिए तो आ गया डी स्क्वायर फाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 4 पाई, इसको फाई मान लो तो 4 पाई स्क्वायर फाई अपॉन लैम्डा स्क्वायर बराबर 0। बराबर 0। अब सुनो, अब हम लोगों को क्या यूज करना है यहाँ पे? ये क्लासिकल वेव इक्वेशन के डबल डेरिवेशन के बाद मेरे पास ये फाइनल इक्वेशन निकल के आया। कौन सा? ये इक्वेशन फाइनल निकल के आया। अब हम लोग इस इक्वेशन में यूज करेंगे किसको? डी ब्रो वेवलेंथ को। किसको यूज करेंगे? डी ब्रो वेवलेंथ को। डी ब्रो वेवलेंथ क्या बोलता है बच्चा? लैम्डा बराबर एच अपॉन एम भी। लैम्डा बराबर एच अपॉन एम भी, यानी कि यही ना था डी ब्रो वेवलेंथ, यही पढ़ाए थे ना, लैम्डा बराबर एच अपॉन एम भी। अब यहां से लैम्डा का वैल्यू उठा करके यहां पुट करो। लैम्डा का वैल्यू उठा करके यहां पुट करो। अगर लैम्डा का वैल्यू यहां पुट करोगे, ये एन नहीं ये एच है। अगर लैम्डा का वैल्यू यहां पुट करोगे कहां पे? इस इक्वेशन में, इस वाले इक्वेशन में, यहां पे अगर लैम्डा का वैल्यू पुट करोगे तो क्या मिलेगा? देखो हम यहां बता रहे, मेरे पास क्या है? डी स्क्वायर फाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर फाई अपॉन लैम्डा का स्क्वायर बराबर 0। यही था ना? यही था ना? यही था। अब इस इक्वेशन में डी ब्रो वेवलेंथ की वैल्यू पुट कर दो तो लैम्डा का वैल्यू एच अपॉन एम भी यहां पुट करो। तो एच अपॉन एम भी अगर यहां पुट करोगे तो डी स्क्वायर फाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर लैम्डा अपॉन एच अपॉन एम भी का स्क्वायर करना पड़ेगा बराबर 0। कैलकुलेट करो, डी स्क्वायर फाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर फाई। अच्छा मेरे को बताओ, एच स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर भी स्क्वायर, एम स्क्वायर भी स्क्वायर पलट के ऊपर चला जाएगा, एम स्क्वायर भी स्क्वायर, और नीचे क्या बच जाएगा? एच स्क्वायर बराबर 0। यही चीज तो यहां आया है। देखो यही चीज यहां आया है। आया है ना? कोई दिक्कत नहीं। तो यहां तक निकल के आ गया। अब आगे आओ। अच्छा, अब आगे हम लोगों को पता है कि इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी होता है, इलेक्ट्रॉन की अगर एनर्जी की हम लोग बात करें तो बच्चा उसके पास जो इलेक्ट्रॉन का टोटल एनर्जी होता है, आप पढ़े होंगे, उसके काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के सम के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन का जो टोटल एनर्जी होता है वो इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम के बराबर होता है। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है, हाफ एम बी स्क्वायर। चलो ठीक है, हाफ एम बी स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग भी मान लेते हैं। अब यहां से अगर भी को इधर लेके आ जाओ तो हाफ एम भी स्क्वायर बराबर ई माइनस भी निकल के आएगा। बिल्कुल सर। 2 को उधर लेके चले जाओ तो एम भी स्क्वायर बराबर 2 इंटू ई माइनस भी निकल के आएगा। 2 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। और m को भी उधर लेके चले जाओ तो 2 इंटू ई माइनस भी अपॉन एम निकल के आ गया। ई अपॉन भी माइनस, ये एम भी ही रहने देते हैं, इसको एम भी स्क्वायर ही रहने देते हैं। चलो तो रहने दो। तो ये निकल के आ गया।
अब ये जो भी स्क्वायर अपना निकल के आया है बच्चा, इस भी स्क्वायर का वैल्यू हम लोग इस इक्वेशन में पुट करेंगे। किस इक्वेशन में? इस इक्वेशन में पुट करेंगे भी स्क्वायर का वैल्यू। ये जो हम लोग भी स्क्वायर निकाले हैं ना इलेक्ट्रॉन के टोटल एनर्जी से, उसको पुट करेंगे हम लोग इस इक्वेशन में। तो वही काम यहां किया है। मेरे पास जो ये इक्वेशन था क्या, डी स्क्वायर फाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर फाई इजकल टू 0। इसमें हम लोग पुट करेंगे भी स्क्वायर का वैल्यू, और वो कितना निकल के आया है अपने पास, डी स्क्वायर फाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर, और भी स्क्वायर का वैल्यू अभी क्या निकाले हैं, 2e माइनस वी अपॉन एम। तो 2 e माइनस वी अपॉन एम फाई इजकल टू 0। कोई दिक्कत? अच्छा यहां एच स्क्वायर छूट गया भाई, कोई दिक्कत यहां तक? बिल्कुल नहीं। अब इसको जरा सॉल्व कर लो तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर फाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 2 जा 8 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर। अच्छा एम स्क्वायर से ये एम कट गया, एम से ये स्क्वायर कट गया, एम से ये स्क्वायर कट गया, तो 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस बी फाई इजकल टू 0। कोई दिक्कत यहां तक? बोलो बच्चा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो वेव इक्वेशन का, ये जो वेव इक्वेशन निकल के आया है ना, ये जो वेव का इक्वेशन निकल के आया है, ये एक सेकेंड, ये जो वेव का इक्वेशन निकल के आया है बच्चे, ये वेव का इक्वेशन आया है केवल एक्स डायरेक्शन के लिए। किसके लिए? केवल एक्स डायरेक्शन के लिए। ये एक्स डायरेक्शन के लॉन्ग इलेक्ट्रॉन का वेव क्या होगा, इसकी ये वैल्यू है 8 डी स्क्वायर फाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर इंटू ई माइनस बी फाई इजकल टू 0। ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग आया है। इसी प्रकार से हम लोग y एक्सिस के लॉन्ग निकालेंगे, तो जहां जहां x है वहां y कर दो, और सिमिलरली अगर हम लोग z स्क्वायर से निकालेंगे तो जहां x है वहां z स्क्वायर कर दो। तो तीनों एक्सिस के लॉन्ग इलेक्ट्रॉन का मोशन निकल के आ जाएगा, और जब तीनों एक्सिस के लॉन्ग वाले मोशन को हम लोग कंबाइन करेंगे तो हमको फाइनल मेरा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन निकल के आ जाएगा। मेरा फाइनल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो हम लोग पढ़े थे वो निकल के आ जाएगा, और यही डेरिवेशन था आपके श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का। 2-4 बार देखना, पूरा डिटेल में हम समझाएं कैलकुलेशन के साथ, पढ़े नहीं है सिर्फ, बहुत जगह सिर्फ आपको पढ़ दिया जाएगा, हम पूरा कैलकुलेशन डेरिवेशन वगैरह के साथ बताए हैं। 2-4 बार देखोगे तो याद हो जाएगी चीजें, और याद हो गया तो फिर एग्जाम में कर ले जाओगे आराम से। अच्छा देखो, इसी इक्वेशन को शॉर्ट में ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसको हम लोग नेबुला बोलते हैं, नेबुला स्क्वायर, मैथ वाला बच्चा जानता होगा, ठीक है। तो ये जो है ना अपने पास डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसको आई कैप बोलते हैं हम लोग, अगर जहां एक्स है वहां आई कैप ले सकते हो। तो इसका इंटू डी स्क्वायर फाई अपॉन डी वाई स्क्वायर आई इंटू डी स्क्वायर फाई अपॉन, ये तुम्हारे लिए नहीं है जरूरत, फिर भी थोड़ा सा बता देते हैं, आई। इस पूरे को एक साथ हम लोग नेबुला का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जहां जहां डी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर, डी अपॉन जेड स्क्वायर है, इसको एक साथ हम लोग नेबुला का स्क्वायर इंटू फाई लिख सकते हैं इस पूरे को। और नेबुला का स्क्वायर इंटू फाई लिखने के बाद ये जो टर्म है इसको एज लिख दो, यहाँ एच होगा यार, इसको एच और एन में पता ही नहीं है, ये एच होगा, और ये इक्वेशन भी बन सकता है आपका शॉर्टकट इक्वेशन। इस लैम्डा आपको लैम्डा ये क्या कहते हैं, डेल्टा की तरह दिख रहा है, इसको हम लोग नेबुला बोलते हैं। ये एक मैथमेटिकल ऑपरेटर होता है जिसका नाम होता है लैप्लेसियन ऑपरेटर, लैप्लेसियन ऑपरेटर इसका नाम होता है। तो आप इसी इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हो, इनके जगह पे आप नेबुला स्क्वायर इंटू फाई लिख सकते हो, नहीं तो आपको मेन ये इक्वेशन ध्यान रखना है। तो ये था बच्चा अपना डेरिवेशन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का। अच्छा देखो, ये जो अपना फाई है ना, फाई, इसकी कोई सिग्निफिकेंस वैल्यू नहीं होती है, कोई फिजिकल वैल्यू या कोई सिग्निफिकेंस वैल्यू नहीं होती है इसका। हम लोगों को एक्चुअल में वैल्यू होती है किसकी, फाई स्क्वायर की। ये फाई स्क्वायर का वैल्यू ही हमको एक्सप्लेन करता है, जो हम लोग अभी अगला टॉपिक पढ़ेंगे क्वांटम नंबर, उसमें 4 तरह का क्वांटम नंबर होता है। कौन कौन बच्चा, एन, एल, एम और एस। इन चारों क्वांटम नंबर में से ये 3 क्वांटम नंबर हमको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से ही आया था, जो फाई स्क्वायर के वैल्यू को सॉल्व करके आया था।
जब इस हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्यूशन किए थे तो फाई का वैल्यू फाई के वैल्यू हमारे लिए सिग्निफिकेंस नहीं होते हैं, मतलब लाभदायक नहीं होते हैं। फाई स्क्वायर का वैल्यू मेरे लिए लाभदायक होता है। तो जब हम लोग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व किए ना तो फाई स्क्वायर का बहुत सारा वैल्यू निकल के आया। उसमें से कुछ वैल्यू मेरे काम का नहीं था और कुछ वैल्यू मेरे काम का था। जो वैल्यू मेरे काम का था उसको हम लोग बोलते हैं ईगन वैल्यू। क्या बोलते हैं? EIGN, ईगन वैल्यू। और इसी ईगन वैल्यू से हम लोग क्या बताते हैं, किसी इलेक्ट्रॉन के क्वांटम नंबर को एक्सप्लेन करते हैं। कौन कौन से क्वांटम नंबर? n जिसको हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं, l जिसको हम लोग अजीमुथल क्वांटम नंबर बोलते हैं, और m जिसको हम लोग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बोलते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से नहीं आया था। तो यही जो फाई स्क्वायर का सिग्निफिकेंस है या फाई का सिग्निफिकेंस है, इसकी बातें हम लोग यहाँ पे करेंगे। द सिंबल फाई डिनोट्स द वेव फंक्शंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के वेव फंक्शंस को या इलेक्ट्रॉन वेव के एम्पलीट्यूड को बताता है। कौन? फाई। फाई इटसेल्फ हैज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस। फाई का खुद कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। सिंपली रिप्रेजेंट्स द एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रॉन वेव। ये इलेक्ट्रॉन वेव के एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। फाई स्क्वायर गिव्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये फाई स्क्वायर जो है, हम लोग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्यों सॉल्व किए थे? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इसीलिए सॉल्व किए थे ताकि हम लोग एटम के अंदर में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना को पता लगा पाए कि कहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सबसे अधिक है। उसको ये फाई स्क्वायर ही बताता है। फाई स्क्वायर आपको बताएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन ऑफ गिवन एनर्जी। ई फॉर प्लेस टू प्लेस इन अ गिवन रीजन अराउंड द न्यूक्लियस। मतलब न्यूक्लियस के अराउंड जो रीजन है उसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सबसे अधिक किस जगह पे है, उसको बताएगा ये फाई स्क्वायर। फाई कैन बी आइदर पॉजिटिव, नेगेटिव और इमेजिनरी वैल्यू। फाई आपका पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और कोई इमेजिनरी वैल्यू भी हो सकता है। बट फाई स्क्वायर ऑलवेज रियल हैज अ पॉजिटिव वैल्यू। लेकिन फाई स्क्वायर हमेशा रियल होगा और पॉजिटिव वैल्यू वाला होगा। इफ फाई इज पॉजिटिव और नेगेटिव, फाई स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर आपका फाई पॉजिटिव या नेगेटिव है, समझ लेना फाई स्क्वायर हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो ये था सिग्निफिकेंस ऑफ फाई एंड फाई स्क्वायर। मेन आपको डेरिवेशन ध्यान पे रखना है बच्चा। और ये अपना टॉपिक खत्म होता है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का यहीं पे। तो इस लेक्चर को यहीं एंड करते हैं, फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर यू ऑल, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट लेक्चर।